एटम्स एंड मॉलिक्यूल, क्या बेटा? हाँ, चल लें? हाँ हाँ बिल्कुल। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। एटम्स क्या होते हैं पहले ये समझेंगे, फिर मॉलिक्यूल की बात करेंगे, फिर मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे लिखते हैं इसकी बात करेंगे, सब एक एक करके देखेंगे, ठीक है भाई? चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल लिखिए एटम क्या होता है। व्हाट इज एटम? देखिए आप, एटम क्या होता है? ठीक है, एटम क्या होता है बताएं हमें, बताइए एटम क्या होता है, क्या ढूंढ रहे हो गुड़िया? व्हाट आर लुकिंग फॉर? बताओ एटम क्या होता है। और इसका क्या मतलब है? जैसे? और कोई बात? चमत्कार ही कर दिया बेटा तुमने। देखो एटम, देखो, पॉइंट वाइज करके लिखो। तो इट इज ए स्मॉलेस्ट, इट इज द स्मॉलेस्ट, it is the smallest particle of a substance, it is the smallest particle of the substance। ठीक है, फुल स्टॉप, अगले पॉइंट में लिखो ऐसे नीचे। तो ये केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन फर्दर डिवीजन इनका पॉसिबल नहीं होगा। देखो, इट टेक्स पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन, it takes part in a chemical reaction without getting subdivided, without getting what? Subdivided, that is sub, that is subdivided, that is that is further, further subdivision of atoms, further subdivision of atom is not possible, further subdivision of atom is not possible, is not, ठीक है, not पॉसिबल, मतलब इससे छोटा पार्टिकल आपका एग्जिस्ट नहीं करेगा नेचर में, यही सबसे स्मॉलेस्ट है। जैसे ह्यूमन बॉडी का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? एक सेल है। सेल से छोटा और कोई ऑर्गेनिज्म आपको मिलना है बॉडी में? नहीं, इतनी बायोलॉजी आती है, इससे ज़्यादा नहीं। उसके अलावा जैसे ऐसे सिस्टम जो है, जितने भी यूनिवर्स में आपके सब्सटेंस से मटेरियल है, उसमें सबसे छोटा जो आपका उसका मिलने वाला है पार्ट, वो क्या होता है? उसका एटम होता है। इससे छोटा कुछ भी पॉसिबल नहीं है, इसलिए इसके आगे इसका डिवीजन होने वाला नहीं है कि इसके ज़्यादा टूट कर कुछ और मिल जाएगा। समझ रहे हो? यही है बस, इसके आगे फर्दर डिवीजन नहीं होगा। डन। ये क्या है? इंडिपेंडेंटली नेचर में बहुत कम एग्जिस्ट करते हैं। लिखो लिखो, लिखो रेयरली इट एग्जिस्ट, या इट एग्जिस्ट रेयरली, या रेयरली कॉमा करके लिखो, इट एग्जिस्ट, इट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली इन नेचर,
that is always exist in the form of that is always exist in the form of that is always exist in the form of molecule और compound। या तो ये मॉलिक्यूल में होंगे या तो हमेशा कहाँ होते हैं, कंपाउंड में होंगे, अकेले नहीं होंगे। लेट्स से मतलब कुछ एग्जांपल समझो, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, ये हाइड्रोजन क्या है, दो हाइड्रोजन से मिलकर बना है, ये दो हाइड्रोजन एटम से मिलकर क्या बना है, एक मॉलिक्यूल मिल गया। जैसे HCl मॉलिक्यूल है, एक हाइड्रोजन एटम है, एक क्या है क्लोरीन एटम, ये बन गया एक क्या हमारा मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन अकेले कहीं इस तरह से एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्लोरीन अकेले कहीं इस तरह से एग्जिस्ट नहीं करेगा। जब भी एग्जिस्ट करेंगे क्या होंगे, ये कंपाउंड में होंगे या मॉलिक्यूल में होंगे। एटम अकेले कहीं नेचर में एग्जिस्ट, ये बहुत रिएक्टिव होता है, जहां भी जाएगा मॉलिक्यूल या कंपाउंड बना देगा। इसलिए नेचर में इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करेंगे, जहां कहीं भी एक प्रोड्यूस होगा तुरंत कोई ना कोई कंपाउंड क्या करेगा, बना देगा। ठीक है, ये स्टेबिलिटी के लिए होता है, ये आगे बताएंगे क्या है क्या। समझ गए, ये एटम है। अब एटम का शेप कैसा होता है, लिखो शेप, हेडिंग करो शेप, ये बनाओ राइट साइड में। एटम का शेप कैसा होता है, डैश करके लिखो। एटम का शेप कैसा होगा, स्फेरिकल। कैसा होगा, स्फेरिकल। जैसे बॉल होती है ना, एकदम उसी शेप में होगा, बहुत छोटा होगा। इसका शेप कैसा होगा, स्फेरिकल होगा। शेप कैसा होगा इसका, ठीक है। अब इसमें क्या होता है देखो, सेंटर में इसके क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। इस न्यूक्लियस में क्या होते हैं, प्रोटॉन, और सेंटर में होता है इसके न्यूक्लियस, क्या होता है भैया, और उस न्यूक्लियस में क्या होते हैं, प्रोटॉन, और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, हाँ बेटा, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। इलेक्ट्रॉन का मोशन एटम के अंदर वैसे ही होता है जैसे अर्थ का मोशन किसकी तरफ होता है, सन के अराउंड होता है। कैसे, जैसे अर्थ हमारी अपनी एक्सिस पे भी रोटेट होती है, साथ साथ सन के अराउंड भी क्या करती है, घूमती है, चक्कर लगाती है। रिवोल्यूशन का मतलब क्या होता है, उसमें ट्रांसलेशनल मोशन भी होगा, रोटेशनल मोशन भी होगा। ये बात समझ में नहीं आई। रोटेशनल मोशन का मतलब जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी एक्सिस, किसी एक्सिस के अबाउट क्या होती है, रोटेट होती है, घूमती है। जैसे फैन, यहाँ रोटेशन हो रहा है, किसी एक्सिस के अबाउट सारी लीव्स क्या हो रही, घूम रही। जैसे डोर हम ओपन क्लोज करते हैं, एक फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट ही क्या होता है, डोर हमारा ओपन क्लोज होता है ना, इसको बोलते हैं रोटेशन। ट्रांसलेशनल मोशन का मतलब होता है लीनियर मोशन। किसी लीनियर पाथ पे, किसी सर्कुलर पाथ पे बॉडी हमारी क्या होगी, तो जो हमारी अर्थ अपनी एक्सिस पे भी क्या हो रही है, रोटेट हो रही है, साथ साथ सन के चारों तरफ भी क्या कर रही है, सर्कुलर पाथ में, एक इलिप्टिकल पाथ में घूम रही है। जब इन दोनों मोशन को हम कंबाइन करते हैं, इनका कॉम्बो क्या कहा जाता है, रिवोल्यूशन। उसको क्या बोलते हैं, रिवोल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं रिवॉल्व कर रही है। क्या कर रही है, रिवॉल्व। रिवॉल्व का मतलब रोटेशन भी होगा, ट्रांसलेशनल मोशन भी होगा। जैसे साइकिल आप चलाते हो, साइकिल का पहिया अपने एक्सिस पे भी घूम रहा है, साथ साथ आगे भी बढ़ रहा है, तो वहाँ क्या होगा, रिवोल्यूशन का सेंस आप सर्कुलर पाथ में लेते हैं, लेकिन एक लीनियर मोशन के कॉन्टेक्स्ट में उसको मैं बता रहा हूँ। तो अगर कभी पूछ जाए कि इलेक्ट्रॉन का मोशन किसकी तरह होता है, तो आप क्या बताइएगा, अर्थ की तरह होगा। अर्थ भी हमारी एक्सिस पे क्या होती है, रोटेट होती है, साथ साथ सन के अराउंड क्या होती है, घूमती है, चक्कर लगाती है। इसी तरह से इलेक्ट्रॉन अपनी एक्सिस पे भी रोटेट होता है और साथ साथ न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाता है। ठीक है, क्लियर है। नीचे लिखो, टिप आपने लिख लिया, अब यहीं लिखो, देखो साइज, एडिट करो साइज। साइज का मतलब इसके डायमीटर से है, साइज लिखो। शेप आपने लिख लिया, स्फेरिकल है, साइज ड्रेस करके लिखो। लिखो लिखो, ऑर्डर ऑफ 10 की पावर -10 मीटर, ऑर्डर ऑफ 10 की पावर -10 मीटर। मतलब ये जो एटम का डायमीटर है, ये डायमीटर के कॉन्टेक्स्ट में लिखा गया है। किसके कॉन्टेक्स्ट में लिखा गया है, डायमीटर का मतलब समझते हैं आप लोग। सर्कल में डायमीटर तो पढ़ा ही होगे, एक एंड से दूसरे एंड क्या जो होगा, जो सेंटर से जा रहा होता है, ये है ना, लॉन्गेस्ट इसका होगा कॉर्ड। जो इसका साइज है, साइज का मतलब इसके डायमीटर के कॉन्टेक्स्ट में बात करें, 10 की पावर -10 मीटर के ऑर्डर में आएगा, मतलब 1 एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर में आएगा। मतलब ये जैसे हो गया 1.33। जैसे हाइड्रोजन का कितना होता है, हाइड्रोजन का जो एटॉमिक साइज होता है वो कितना होता है भैया, ये होता है 1.33 × 10 की पावर -10 मीटर होता है। तो हर एक का जब एटॉमिक साइज लिखेंगे 10 की पावर -10 हर में एक में आएगा। किसी में हो सकता है क्या आएगा, 1.33 आएगा, किसी में आएगा 2.5 आएगा, किसी में आएगा 3.2 आएगा। मतलब ये नंबर्स बदल सकते हैं, लेकिन 10 की पावर हमेशा क्या रहेगा,
तो जब ये नंबर वेरी कर रहे होंगे लेकिन ये सेम रहेगा तो वहाँ हमेशा ऑर्डर लिखा जाता है। इसका मतलब एटम का जो साइज है, मतलब डायमीटर का जो साइज है, जो डायमीटर की लेंथ आएगी वो 10⁻⁻10 मीटर के ऑर्डर में आएगी। आया 10⁻⁻10 मीटर के ऑर्डर में आएगा। इसे बुक में नहीं लिखा है, कौन बताएगा? इसलिए कह रहे हैं नाराजगी महंगी पड़ेगी, इसलिए देखो इसको ध्यान से लिखो। ऊपर कम ज्यादा, ये नंबर कम ज्यादा होंगे लेकिन वो 10⁻⁻10 हर एक केस में रहना है। इसलिए कहा जाता है इसका जो साइज होगा वो कितना होगा 10 शेप कैसा है इसका, स्फेरिकल है। साइज क्या है 10⁻10 मीटर। हाइड्रोजन का जैसे कितना होता है मैंने लिखवा दिया 1.33 इंटू 10⁻10 मीटर। इस तरह क्लियर, क्लियर है? साइज लिखा आपने, नीचे लिखो फंडामेंटल पार्टिकल, एडिंग करो फंडामेंटल पार्टिकल। फंडामेंटल, फंडामेंटल पार्टिकल क्या होते हैं ये लिखो। कौन कौन से फंडामेंटल पार्टिकल? शॉर्ट में लिखना पेन। क्या लिखना? पेन का मतलब क्या है? वही पेन जो लिख रहे हो। पी का मतलब प्रोटॉन है, ई का मतलब इलेक्ट्रॉन है, एन का मतलब प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन। शॉर्ट में लिख दो पेन, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। अब इनको फंडामेंटल क्यों बोल रहे हैं? हेडिंग करो, वाई दीज पार्टिकल्स आर कॉल्ड फंडामेंटल। हेडिंग करो, वाई दीज पार्टिकल्स आर कॉल्ड फंडामेंटल पार्टिकल्स। वाई दीज पार्टिकल, लिखो वाई दीज पार्टिकल्स आर कॉल्ड फंडामेंटल पार्टिकल्स। इन पार्टिकल्स को फंडामेंटल क्यों बोल रहे हैं? फंडामेंटल क्यों बोल रहे हैं? जैसे हमारे अपने ह्यूमन राइट्स के में भी क्या होते हैं, कुछ फंडामेंटल राइट्स होते हैं कि नहीं? कॉन्स्टिट्यूशन से आपको फंडामेंटल राइट्स बने हैं। फंडामेंटल राइट्स का मतलब क्या है? इन राइट्स का कोई वायलेशन, चाहे वो देश का प्रधानमंत्री हो, चाहे चीफ मिनिस्टर हो, चाहे जज हो, चाहे कोई भी हो, वो राइट्स मिले हैं वो रहेंगे। कोई उसको बदल, मतलब उसके बिना आपका एग्जिस्टेंस पॉसिबल नहीं होगा। कोई आपको दबा देगा, कोई आपको निपटा देगा। तो फंडामेंटल राइट ही आपकी एग्जिस्टेंस के लिए क्या है, सपोर्टेबल है भाई, वही सपोर्ट करेगा आपको सर्वाइवल के लिए इस तरह से। तो इसको फंडामेंटल पार्टिकल क्यों कह रहे हैं कि किसी भी सिस्टम में, किसी भी एटम में अगर ये पार्टिकल्स एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं इसका मतलब एटम ही एग्जिस्ट, मतलब इन एटम्स, इन पार्टिकल्स के बिना किसी भी एटम का एग्जिस्टेंस पॉसिबल। इसलिए इसको हमेशा क्या कहा जाता है, फंडामेंटल। देखो आपने क्या लिखा, वाई दिस पार्टिकल्स आर कॉल्ड फंडामेंटल पार्टिकल्स। आंसर में लिखो बिकॉज, हालांकि आंसर कभी बिकॉज से स्टार्ट नहीं किया जाता लेकिन फिर भी लिख लो। देखो बिकॉज, बिकॉज, बिकॉज विदाउट दीज पार्टिकल्स नन एटम कैन एग्जिस्ट। मतलब कोई भी एटम एग्जिस्ट नहीं कर सकता, इन पार्टिकल्स के बिना कोई एटम एग्जिस्ट नहीं कर सकता। इसलिए इन एटम्स, इन पार्टिकल्स को क्या कहा जाता है, फंडामेंटल पार्टिकल का। समझ गए क्यों इसको फंडामेंटल बोल रहे हैं? क्लियर? अब नीचे लिखो, अब इस इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बारे में समझो। प्रोटॉन न्यूट्रॉन कहाँ होता है? प्रोटॉन न्यूट्रॉन कहाँ होगा? सेंटर पे होगा भैया। कहाँ? न्यूक्लियस में होगा। इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ क्या करते हैं? पोजीशन भी पूछा जाता है, इसको ध्यान में रखना। पोजीशन भी क्या होता है, पूछा जाता है, ध्यान में रखना। अब यहाँ लिखना पार्टिकल्स, यहाँ चार्ज लिखना, यहाँ इसका मास लिखना। पार्टिकल में लिखना है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के लिए सिंबल ई माइनस यूज करते हैं। इलेक्ट्रॉन के लिए सिंबल क्या यूज करते हैं, ई ऊपर क्या लगा देंगे, माइनस साइन लगने का मतलब इस पर कैसा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। और होता कितना है, माइनस के 1.6 इंटू 10⁻⁻ के 19 कूलम्ब। सी किसके लिए लिखा है, सी फॉर जो आप लोग जानते हैं वो नहीं है, यहाँ क्या है, कूलम्ब है। चार्ज की यूनिट होती है सी, कूलम्ब। मास कितना होगा इसका, 9.1 इंटू 10⁻⁻ के 31।
साथ साथ ये भी लिखना चाहो कि इसकी डिस्कवरी किसने किया। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की बताओ। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है माइनस के 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने किया था? हाँ, जैसे, हाँ हाँ, अगला लिखो लिखो लिखो। इलेक्ट्रॉन के बाद लिखो प्रोटॉन। क्या लिखोगे? प्रोटॉन के लिए सिंबल कितना चार्ज होगा? इलेक्ट्रॉन के बराबर ही होगा लेकिन पॉजिटिव होगा। और प्रोटॉन का मास कितना होगा? प्रोटॉन का मास, प्रोटॉन का मास बताओ। 1.67 टू 10 पावर माइनस के 27 kg। 1.6 क्या? कॉल करो, डायल करो, चलो। 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27 kg। इसकी किसने की ब्रदर? रदरफोर्ड साहब ने किया। मिल गया। प्रोटॉन के बाद क्या आएगा? न्यूट्रॉन। अब इंश्योरेंस करा लो। न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? न्यूट्रल होता है। क्या होगा? 0। मास कितना होगा? हाँ, लगभग प्रोटॉन के बराबर ही होगा। बेसिक चीजें तो जानो मेरे दोस्तों। 1.7 × 10⁻27 kg। डिस्कवरी किसने की? चैडविक। स्पेलिंग बताओ। मैं कहा चैडविक तो नहीं बताओगी? तुम कुछ भी कर सकती हो। याद रखने का तरीका क्या है? ईटा पर नाचो। ईटा जानते कि नहीं? ईटा, ईटा जानते हैं? ईटा, ई से इलेक्ट्रॉन, टी का मतलब जे टॉमसन, पर पी से प्रोटॉन, अ से, आर से क्या है? रदरफोर्ड, एन से क्या है? न्यूट्रॉन, च से क्या है? जेम्स चैडविक। तो ईटा पर नाचो, याद रखने का तरीका है, लिख लो। ईटा पर, कंफ्यूजन नहीं होगा। ऐसे बहुत सारे ट्रिक्स हैं केमिस्ट्री में याद रखने के लिए। ईटा पर, किसमें किसमें? 10 की पावर माइनस 19। हाँ हाँ, ये एक्सपेरिमेंटली निकाला जाता है क्यों? क्या अरे यार, जैसे जी की वैल्यू कितनी लिखती हो? 9.8 या 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या किया जाता है? निकाला जाता है। क्यों नहीं निकाला जाता है? एक्सपेरिमेंटली, है ना? ठीक है, ठीक ठीक। याद रखने का तरीका क्या है? ईटा पर इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे उतना पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन क्या होगा? 0 ही होगा। क्वेश्चन ये उठता है। हाँ भैया, किसी भी न्यूट्रल एटम में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही नंबर ऑफ, मतलब जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, ओवरऑल चार्ज क्या जाएगा? तो इलेक्ट्रॉन का काउंटर पार्टिकल प्रोटॉन है? नहीं, प्रोटॉन हमेशा न्यूक्लियस में होगा। इलेक्ट्रॉन का काउंटर पार्टिकल क्या होता है? पॉजिट्रॉन होता है।
काउंटर पार्टिकल का मतलब जो इलेक्ट्रॉन के चार्ज को क्या करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा, वैनिश करेगा, कैंसिल करेगा, वो पार्टिकल कौन सा है, पॉजिट्रॉन है। क्या एटम के अंदर यही 3 पार्टिकल होते हैं और भी कोई पार्टिकल्स हैं? ये लिख लिया आपने पूरा टेबल, दिया है यहाँ कहीं इकट्ठा, बुक में दिया है तुम्हारे इकट्ठा, कौन बताएगा? मुझसे बगावत महंगी पड़ेगी। देखो, लिखो आप, लिख लो, नेक्स्ट नेक्स्ट लिखो, नोट में करके लिखो। द काउंटर पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, काउंटर पार्टिकल का मतलब अगर इलेक्ट्रॉन उससे मिलेगा तो इसका चार्ज क्या हो जाएगा, जीरो, जीरो हो जाएगा, वैनिश हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। द काउंटर पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज पॉजिट्रॉन। नाम क्या है, किसी को भी पूछना, ये बहुत बेसिक चीज है, पॉजिट्रॉन। पहली बार नाम ही सुन रहे हो, क्योंकि किसी ने बताया नहीं, किताब में लिखा नहीं है। पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, इसका सिंबल ये होता है, पॉजिट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, वही 10 के 1.6 इंटू 10 की पावर। लेकिन ये न्यूक्लियस के बाहर होता है, ये कहाँ होता है, न्यूक्लियस के, तो न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन को काउंटर कौन करेगा, पॉजिट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन को काउंटर पार्टिकल प्रोटॉन नहीं है, हमेशा क्या होगा, सिंबल। अदर पार्टिकल्स क्या है एटम के अंदर, ये ध्यान रखो, लिखो अदर पार्टिकल्स, लिखो सम अदर पार्टिकल्स, नहीं, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, जिन्होंने पहले पढ़ा भी होगा ना, उनको भी इतना डिटेल में नहीं पता होगा, नाम सुना कभी? अदर पार्टिकल क्या क्या है, एक तो ये पॉजिट्रॉन ही लिख लो, अगला लिखो न्यूट्रिनो, अगला लिख लो मेसॉन, मेसॉन 3 होंगे, पाई मेसॉन इसको बेसिकली बोला जाता है। देखोगा पॉजिटिव पाई मेसॉन, देखोगा पॉजिटिव पाई मेसॉन, देखोगा नेगेटिव, ये क्या होगा, न्यूट्रल। जो न्यूक्लियर फोर्स लगता है इसके लिए यही चार्जेस क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होता है। जो मैं कहता हूँ पूरी यूनिवर्स से सबसे स्ट्रांग फोर्स कौन सा है, उसमें कौन से पार्टिकल्स का रोल होता है, किसका होता है, सब बहुत डीप में बता रहे हैं, लिखो, एडम मैडम ना बताएंगी, समझे, बताएं, एक बार हाँ कहते हो फिर ना, कहना क्या चाहते हो, हाँ, ये सब ना जान पाओगे, कौन बताएगा, इसलिए कहते हैं आम नहीं, मिली है, खास है, लेकिन बगावत महंगी पड़ेगी। ये सब इन्फॉर्मेशन लिखो, लिख लिए, दिक्कत समझ में आया, सब लिखा है, कौन पढ़ाएगा, इसलिए सुपीरिया का प्रचार करना, खूबसूरती ऐसी कि दुनिया बोले पहले आप, ठीक है, देखो, आ जाए भाई, दिमाग को खूबसूरत बनाओ, जो जरूरी चीज़ है, बाकी चीज़ें सब एक टाइम के बाद क्या हो जाएंगी। आज सुबह कौन से बताया था ना, नंबर ऑफ सेल्स, फिर सेल स्किन क्या हो जाएंगी, डल हो जाएंगी, फिर बूढ़े वगैरह वगैरह। हाँ, हाँ, ये दिखाया ना एग्जाम्पल, यही सब है, ठीक है भाई, नींद आ रही है, जाने का मन कर रहा है।
अच्छा बेटा इसको लिखो, हाँ इसे लिख लिए। क्या है ये, कैसे, क्या समझ में आया, कोई दिक्कत? डन, चले आगे बढ़े। लिख ली गुड़िया, लिख ली, ठीक है ठीक। अब स्फेरिकल है तो कैसा पिक्चर होगा, 3D पिक्चर होगा ये। एटम का शेप स्फेरिकल है, स्फेयर हमेशा क्या होता है, 3D में होता है ना, लेंथ ब्रेड्थ हाइट इसमें तीनों होगा, ये सब ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलें आगे, सब ठीक। हाँ हाँ, बच्चा परेशान है एकदम, है ना। ये हो गया एटम। अब आते हैं मॉलिक्यूल में, किस में आते हैं, मॉलिक्यूल में। मॉलिक्यूल को पढ़ने से पहले सबसे पहले देखेंगे वैलेंसी क्या होता है, ऑक्टेट रूल क्या होता है, बोरबलीज के लॉ क्या है, ये सब पढ़ेंगे तब जाकर मामला समझ में आएगा। आज हम लोग लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्या लिखेंगे, ये पढ़ाते हैं डिटेल में, देखो लिखो हेडिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तभी सब सारे कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे, नहीं तो समझ में आ ही नहीं आएगा। लिखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एटॉमिक नंबर तो याद होंगे ना आप लोगों को, 1 से 20 तक कम से कम, याद है या नहीं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होता है, ये लिखो। किसी भी एटम में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे उतने नंबर ऑफ क्या होंगे, प्रोटॉन्स होंगे। उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को एटम्स के वेरियस सेल में क्या करना है, वेरियस सेल में क्या करना है, रीडिस्ट्रीब्यूट करना है या एलोकेट करना है। इसी प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक। इसमें लिखो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन among various cell of an atom, the distribution of electrons in various cell of, in various cells of what, atom, in various, या among various cell of what, atoms, या in various cell of atoms, atom, एक ही एटम के कई सेल्स होंगे, in various cells of atom is called electronic configuration, is called electronic configuration, called electronic configuration। ठीक, लिख लिया, जान कोई दिक्कत? अब मुझे बताओ शेल का आइडिया है आपको, ऑर्बिट क्या होते हैं, सेल क्या होते हैं, एनर्जी लेवल क्या होते हैं, यह पता है आपको? क्या होता है सेल, क्या होते हैं बताओ जरा, ऑर्बिट क्या होते हैं बताओ, सेल क्या होते हैं बताओ, क्या होते हैं ऑर्बिट? क्या, अब लिखो आप लोग, सेल क्या होता है या ऑर्बिट क्या होता है या एनर्जी लेवल क्या होता है, ये समझो, लिखो पहले हेडिंग तब ये बताएं, तब जाकर समझ में आए। लिखो हेडिंग सेल, या इसी को लिखो और, या इसी को बोलते हैं एनर्जी लेवल, सबका मतलब एक सा है। सेल या ऑर्बिट या फिर क्या है, हाँ। शेल का मतलब क्या है, ऑर्बिट का मतलब क्या है, लिख लो जल्दी से लिखो, लिखो। किसी भी एटम के अंदर क्या होंगे, बहुत सारे सर्कुलर पाथ होंगे, बैठो भाई जल्दी बैठो। किसी भी एटम के अंदर बहुत सारे क्या होंगे, सर्कुलर पाथ होंगे। बैठ बेटा, बैठ जल्दी बैठ। हाँ, इलेक्ट्रॉन है, एनर्जी लेवल, एनर्जी लेवल। एटम के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे सर्कुलर, बैठो रुको। एटम के अंदर क्या होगा, बहुत सारे सर्कुलर पाथ होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन उसकी चारों तरफ क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, इस तरह से घूमते हैं, चक्कर लगाते हैं। उन्हीं सर्कुलर पाथ को बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्बिट या सेल कहेंगे। हाँ हाँ, गुड इवनिंग, कैसी हो, बढ़िया एकदम, ठीक है। लिखो, लिखिए, लिखिए डेफिनेशन लिखो, डेफिनेशन लिखिए इसकी, लिखिए, लिखिए डेफिनेशन। अरे
the circular path in an atom, the circular path in an atom, the circular path in an atom in which, the circular path in an atom in which, the circular path in an atom in which electrons revolve around the nucleus, electrons revolve around the nucleus is called, electrons revolve around the nucleus is called orbit or cell or energy level, ऑर्बिट और सेल और एनर्जी लेवल्स। ठीक, यहाँ तक समझ गए। अब कितने होते हैं, क्या एनर्जी लेवल होते हैं, क्या उनका पैटर्न होगा, ये कल हम लोग बात करेंगे इसमें। ठीक है, आज के लिए इतना रखें। एक दो दिन में आप लोग लेवल पे आ जाओगे, ठीक ठाक समझने लगोगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन ये कौन बताएगा?